बोर्ड पे देखो जरा, एक खास किस्म की सिचुएशन ले रहा हूं मैं। देखिए, मेरे पास एक बॉक्स है ना। सिचुएशन को ध्यान से समझना। मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने दो सिक्के रखे हुए हैं, दो कॉइन्स है मेरे पास, है ना। एक तो है कॉइन ए और एक है कॉइन बी। एक कॉइन ए है और एक कॉइन बी है ना। जो मैंने कॉइन ए रखा है ना, मेरा कॉइन ए, वो है फेयर कॉइन। कॉइन ए जो है ये फेयर कॉइन है, और कॉइन बी जो है ये डबल हेडेड कॉइन है। ये जो है ये डबल हेडेड कॉइन है, मतलब इसमें दोनों तरफ मैंने हेड छपवा लिया, ठीक है। और ये फेयर कॉइन है, कॉइन ए। ठीक है जी, ठीक है। एक बात तो मुझे ये बताओ, आंख बंद करके बॉक्स में मारा हाथ और इनको बोला सिक्का उछाल रहा हूं, बता हेड मांगेगा कि टेल मांगेगा? क्या मांगना चाहिए? हेड, क्योंकि इस बॉक्स में ओवरऑल हेड ज्यादा प्रेजेंट है। ओवरऑल हेड ज्यादा प्रेजेंट है। डायरेक्टली मुझे बता सकते हो, अगर मैं सवाल आपको दे दूं कि आंख बंद करके बॉक्स में मारा हाथ, पता नहीं कौन सा सिक्का आया, उछाल दिया, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए? मतलब तीन हेड और एक टेल प्रेजेंट थी उसमें, ओवरऑल नजरिए से देखो तो 3/4 आना चाहिए। ओवरऑल नजरिए से ना भी देखें तो यूं देख लो, कॉइन ए हाथ में लगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, और फिर हेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। प्लस कॉइन बी में कॉइन बी के ऊपर हाथ लग जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 थी और उस पे हेड की प्रोबेबिलिटी थी। जोड़ लो कितना आ रहा है? 3/4 ही आ रहा है। इंडिविजुअली यहां पे एनालाइज करके देखा और ओवरऑल एनालाइज करके देखा, आंसर फिट आ रहा है एकदम। सोच तो अपने ठीक है। चलो, ये एक सवाल हुआ। ये सवाल क्या था? वापस रिपीट कर रहा हूं सवाल को अंग्रेजी में बोल के, कि अ कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड देन इट इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कि हमें हेड मिले, और प्रोबेबिलिटी कितनी मिली अपने को? 3/4। अब सवाल में मैंने थोड़ा बदलाव किया। मैंने क्या किया? मैंने कहा कि अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, सेलेक्ट किया पहले तो, अ कॉइन इज सेलेक्टेड एंड देन टॉस्ड, है ना। सेलेक्ट रैंडम किया, है ना। अ कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड देन टॉस्ड, टॉस कर दिया, है ना, एंड देन टॉस्ड। It was, the outcome was found, the outcome was found to be the head। मुझे जो आउटकम मिला वो हेड मिला। एक कॉइन को मैंने उठाया, रैंडमली आंख बंद किया, टॉस कर दिया, कॉइन गिर गया, देखा, हेड मिला। मुझे किसी ने सवाल कर दिया कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने कॉइन ए को पिक किया था। सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया? एक कॉइन रैंडमली पिक किया, आंख बंद करे करे, टॉस कर दिया, आंख बंद करे करे, कॉइन गिर गया, आंख खोली, दिख गया, हेड था। हेड था। आपसे पूछे क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके हाथ कॉइन ए लगा हो, तो आप इतना जरूर कह दोगे इनिशियली कि यार कॉइन बी हाथ लगा हो, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये जो हेड है इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है? बी। तो आपके हाथ कॉइन बी लगा हो, इसकी ज्यादा संभावनाएं हैं। एग्जैक्टली कितनी संभावनाएं हैं कि बी कोइन हाथ लगा हो, और एग्जैक्टली कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कोइन ए हाथ लगा हो, ये हमें समझना है।
अच्छा देख लेते हैं अपन, देखो जरा गणित समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो गणित है, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं ए कॉइन की। गिवन दैट हेड तो आ चुका है, गिवन दैट हेड तो आ चुका है, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज कॉइन ए, ये निकालना चाह रहा हूं मैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज कॉइन ए, ठीक है जी। मैं कॉइन ए की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं व्हेन हेड आ चुका है। क्लियर है ये बात। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। मुझे बताओ पी ए इंटरसेक्शन एच को, क्या पी, नहीं 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 नहीं, आप जो कहना चाह रहे हो वो नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं सुनिए आप, क्या इसको पी एच बाय ए इंटू पी ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपने कि ए पे हाथ लग जाए और फिर हेड आ जाए, या फिर बी पे हाथ लग जाए और फिर हेड आ जाए। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो थोड़ा इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूं फॉर्मूले को टेक्नोलॉजी की मदद से। तो मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एच, ध्यान से सुनना जी। हेड आ चुका है, मैं सोच रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए कॉइन का हेड था, वो है ना। तो चलो मैं डब्बे में हाथ डालूं और ए कॉइन पे हाथ लगे, कितना चांस है, ए पे हाथ लग गया हो फिर हेड आ जाए, कितना चांस है, 1/2। ये दोनों टर्म्स यहां कॉपी कर रखी है मैंने, ठीक है। बी पे हाथ लग जाए इसका चांस कितना है, और उस पे हेड आ जाए 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/2 1/2, तो ये कैंसिल हो गया मुझे लगता है, 1/2 अपॉन 3/2, और आंसर कितना आ गया 1/3, ठीक है। ए कॉइन की संभावना 1/3 है और बी कॉइन की संभावना जो है वो कितनी है, 2/3, ठीक है। वेन डायग्राम में इस बात को समझें अगर अपन, देखो मैथमेटिकली अपन ने समझ लिया है तो ठीक है। वेन डायग्राम में अगर अपन इसी बात को समझें तो देखो वेन डायग्राम में यहां समझते हैं इस बात को कि जी जब मैंने कॉइन को रैंडमली पिक किया इस बॉक्स में से और उसको उछाला, तो या तो वो कॉइन ए था या बी था, या तो वो कॉइन ए था या बी था, और उस पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। या तो इसको ए और बी की नजरों से देख लो या इसको हेड और टेल की नजरों से देख लो, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक कॉइन को सेलेक्ट कर लिया आपने और टॉस कर दिया, और आउटकम जो है ये पता चल गया कि हेड है, मतलब आपको ये पता चल गया कि सैंपल स्पेस मेरा ये हो गया है। अब आपको पता चल गया कि मैं इस दायरे में तो आ ही चुका हूं, और इस दायरे में आने के बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी बताइए कॉइन ए आया हो, तो मैं इस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं बाय टेकिंग दिस एज अ सैंपल स्पेस, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हेड की 3/4 थी, देख लीजिए आप, ये वाली वैल्यू 3/4, और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये देख लीजिए न्यूमरेटर में है, आप देख लीजिए, है ना। यहाँ पे फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल यहाँ पे मैंने करी है, और इस नए सैंपल स्पेस के रेस्पेक्ट में जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरी आ गई 1/3। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मतलब मैं मेरे नए सैंपल स्पेस के रेस्पेक्ट में इस रीजन की प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा हूं, ना कि इसके रेस्पेक्ट में इस रीजन की प्रोबेबिलिटी। ये हमें समझना होगा यहां पे,
अरे समझ में आई कि नहीं आई? और ये मेरा मैथमेटिकल अंदाज है इसको, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में और अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है पुरानी प्रॉब्लम्स में एक फर्क है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। यहां क्या है कि आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करके हमने आउटकम नोटिस कर लिया। देखो क्या हुआ यहां पे, एक स्टेप हुआ कॉइन टॉस हुआ, दूसरा स्टेप हुआ मैंने आउटकम ही नोटिस कर लिया, और आउटकम नोटिस कर लिया, पता चल गया हेड है, और फिर पूछा कि इस वाले स्टेप में कॉइन ए था, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब मैंने दूसरा स्टेप करके पहले स्टेप की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ये पहला ऐसा सवाल है जिसमें रिवर्स में मैंने जाके प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, हमने 11th में पढ़ाई की, 12th में पढ़ाई की और फेल हो गए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैथ्स में पढ़ाई नहीं की? ये सवाल है ना। इससे पहले वाले सवाल कैसे थे, मैथ्स में पढ़ाई नहीं की इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, फिजिक्स में पढ़ाई नहीं करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, केमिस्ट्री में पढ़ाई नहीं करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, बताओ फेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मगर ये सवाल उल्टा है, फेल हो गए, घर वाले सोचना चालू करें क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैथ्स में तो इसने पूरे मजे करे हैं। उल्टा कर दिया सीक्वेंस को। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? 2 लाख एक्सीडेंट हो गए इंडिया में बाइक वालों के। क्या चांस है कि बाइक का एक्सीडेंट जब होता है तो जो लोग मरते हैं वो हेलमेट ना पहनने की वजह से मरते हैं? उल्टा जाके पूछा सवाल। ये बात सबसे पहले एक बेज नाम के मैथमेटिशियन ने सोची थी, उल्टी जाके प्रोबेबिलिटी पूछने की। ठीक है ना, मतलब इवेंट हो गया, फिर पीछे जाके भूतकाल की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की, है ना। प्रोबेबिलिटी भविष्य को प्रेडिक्ट करती है, लोग ऐसा सोचा करते थे कि आज बारिश आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है। बेस ने बोला नहीं, बारिश आ गई, फिर बोला बादल थे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। उल्टा चालू करा उसने सोचना, और लोगों ने उस बात को लगाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। ठीक है ना, एक आदमी आज खड़े खड़े, मोदी जी खड़े खड़े टपक गए, क्या प्रोबेबिलिटी हार्ट अटैक से मरे होंगे। सोचना चालू किया ना, क्या प्रोबेबिलिटी हार्ट अटैक से मरे होंगे, निकल जाएगी प्रोबेबिलिटी, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, मर गए, हार्ट अटैक पहले हो गया था, हार्ट अटैक पहले हो गया था। तो भूतकाल की प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा करना चालू किया, और बेस ने कहा कि एक नई किस्म की प्रोबेबिलिटी है जो मेरे नाम से ही जानी जाए तो ज्यादा अच्छा है, मैं सुकून से मर पाऊंगा। तो उसने कहा कि आप इसको बेस थ्योरम के नाम से जानिए। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेस थ्योरम का? लोगों को परेशानी ये रहती है कि बेस थ्योरम का पता नहीं चलता कि बेस थ्योरम लगेगी कहां। और मुझे तो आज तक ऐसा कोई सवाल ही नहीं दिखा जिसमें ये पता ना चल रहा हो कि बेस थ्योरम कहां लगेगी कहां नहीं लगेगी। बिल्कुल ही इजी है, भविष्य की बातों की प्रोबेबिलिटी पूछी गई हो तो बाकी जो पढ़ा है वो लगाइए आप। लेकिन एक बात हो करके फिर उसके रेफरेंस में भूतकाल की प्रोबेबिलिटी की चर्चा, पास्ट की प्रोबेबिलिटी की चर्चा कर रखी हो, प्रीवियस स्टेप्स में किसी बात की प्रोबेबिलिटी की चर्चा कर रखी हो, तो वहां बेस थ्योरम लगेगी। बहुत ही सिंपल है। तो ये कहा जाता है कि यार बेस थ्योरम लगानी वहां पे है जहां पे आउटकम्स नोन हो। मोदी जी गए, नोन है, अब पीछे जाके प्रोबेबिलिटी की चर्चा की जा रही है, हार्ट अटैक से मेरे क्या प्रोबेबिलिटी है, कांग्रेस वालों ने मार दी क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसे करके ऐसे प्रोबेबिलिटी आप अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इस प्रॉब्लम में भी बॉक्स थे 2, आंख बंद करा, सिक्का उठाया, उछाल दिया, हेड आ गया, पीछे जाके सोचा क्या प्रोबेबिलिटी कोइन ए था, क्या प्रोबेबिलिटी कोइन बी था। बात समझ में आ गई? बोर्ड में बेस थ्योरम के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। आईआईटी एडवांस में 100% लगभग सवाल आता है। मैंने भी जब पेपर दिया था तो बेस थ्योरम के 2 सवाल आए थे, कॉम्प्रिहेंशन था एक पूरा।
कॉम्प्रीहेंशन जनरली जब बनते हैं तो बेस थ्योरम का सवाल हो, इसकी बहुत हाई टेंडेंसी रहती है। तो जेई एडवांस की बात करें तो बेस थ्योरम के सवाल की खूब टेंडेंसी है। जेई मेंस की बात करें तो भाई देखो फिर सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, बेस थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है उनके लिए तो, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। दिस इज द वन ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया बेस थ्योरम का। देखो दिस इक्वल टू दिस। अब ये मैं तो रटता नहीं कभी आज तक, बेस थ्योरम के मैंने कभी फॉर्मूले नहीं याद किए, क्योंकि देखो ना ये जो स्टेप्स हैं ये एकदम अपने को क्लियर है ना। देखो यहाँ पे बेस थ्योरम को और अच्छे से समझते हैं। देखो हो क्या रहा होता है, हो ये रहा होता है कि ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। ध्यान से सुनना बात को, सिर्फ मैथमेटिकल बात करते हैं अभी अपन, है ना। फिजिकल बात तो कर ली पिछली प्रॉब्लम में, ठीक है। अब सिर्फ मैथमेटिकल बात करते हैं। एक सैंपल स्पेस को तोड़ दिया n भागों में, n पार्टीशन कर दिए। एक सैंपल स्पेस को n भागों में तोड़ दिया, E1 इवेंट, E2 इवेंट, E3 एंड सो ऑन En इवेंट्स है ना। E1, E2, E3 एंड सो ऑन En आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, है ना। एक बात तो क्लियर होनी चाहिए, बेस थ्योरम वहां लगेगी जहां पे E1, E2, E3 एंड सो ऑन En आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से एक एक बात समझा रहा हूं, ताकि पहली ही दफे बेस थ्योरम के सवाल सॉल्व होने चालू हो जाए और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो आपकी बेस थ्योरम को लेकर के। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है मेरे, ठीक है। E एक इवेंट है, E एक इवेंट है जिसका कुछ पार्ट E1 से होके गुजरता है, कुछ E2 से, कुछ E3 से एंड सो ऑन, कुछ En से, ठीक है। आपको बताया जाता है बेस थ्योरम में कि E हो चुका है। बताइए E होने के बाद E1 हुआ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यहां पे क्या बताया गया आपको, यहां बताया गया आपको कि हेड हो चुका है। बताइए ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो बेस थ्योरम के सवालों का नेचर ऐसा होता है कि डायग्राम तो ऐसा बन रहा हो और ऐसे डायग्राम में यह कहा गया हो कि जी ई हो चुका है। अब बताइए कि ई का ये पोर्शन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ई में भी इस पोर्शन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब ई हो चुका हो, ये पूछा जाता है। और ये हम निकालते कैसे हैं, ये हम निकालते हैं कि जी देखिए, ये मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाय टेकिंग दिस एज अ सैंपल स्पेस। तो डिनोमिनेटर में तो आपको समझ आ गया होगा ये होना चाहिए, है ना। और न्यूमरेटर में E इंटरसेक्शन E1 होना चाहिए। E और E1 का कॉमन पोर्शन जो है वो काम करेगा आपके फेवरेबल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। तो यहां पे अपन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं P(E1) बाय E इज इक्वल टू, तो क्या लिखें जिसको, P E इंटरसेक्शन E1 को ऐसा लिख दे, P E बाय E1 इंटू P(E1) ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। डिवाइड बाय जो PE है ना, PE, आप बताएं ये जो PE है क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, PE इंटरसेक्शन E1 प्लस PE इंटरसेक्शन E2 एंड सो ऑन, जोड़ दो PE इंटरसेक्शन EN, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन। ये वाला रीजन प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला सारे जोड़ दिए। अब PE इंटरसेक्शन E1 कितना है, E बाय E1 इंटू PE1। PE इंटरसेक्शन E2 कितना है जी, E बाय E2 इंटू PE2। और यूं करते करते
करते करते क्या सीन हो जाएगा, लास्ट में कौन सी टर्म आ जाएगी, समझिए कि आप कौन सी टर्म आएगी लास्ट में। तो लास्ट में जो टर्म आ जाएगी वो होगी पी ई बाई ई एन इंटू पी ई एन। बात समझ में आ गई आपको। तो ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने को समझना है। यहाँ पे थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं वापस। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेस थ्योरम समझ में आ गई ना भाई, है ना, समझ में आनी ही चाहिए। मतलब बेस थ्योरम तो कुछ है नहीं बेस थ्योरम में, लेकिन पता नहीं क्यों परेशानी तो काफी होती है लोगों को बेस थ्योरम में, मैंने ऐसा देखा है। टेक्नोलॉजी रुक गई बीच में ही। ये लो, ठीक है जी, लिख लो जरा। तुम्हारे पास थोड़ी टेक्नोलॉजी है, तुम्हें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारी बेस थ्योरम हो गई, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। पी ई वन बाय ई। भाई देखो, मैं तो रटता तो हूँ नहीं इस फॉर्मूले को, बाई चांस याद रह जाता है वो एक अलग बात है, बट मैंने ऐसा कुछ इसको रट्टा मारने की कभी इस फॉर्मूले को कोशिश की नहीं। मैं हमेशा डायग्राम को समझता हूँ। बेस थ्योरम का सवाल आते ही मेरी आदत है ये डायग्राम बनाने की, और डायग्राम बनाने के बाद मुझे बात समझ में आ जाती है निकालना क्या है, कट से लिख दो फिर क्या है उसमें, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं भी बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो E1, E2, E3 एंड EN आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एंड इवेंट E कुछ ऐसा है, इवेंट E इज सच दैट, इवेंट E इज सच दैट कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है अपन ऐसे लिख सकते हैं, वेन डायग्राम ऐसा हो। तो ये हो गया हमारा बेस थ्योरम, ये हमारा हो गया बेस थ्योरम, ठीक है। जब इवेंट ई हो चुका हो तब E1 के होने की प्रोबेबिलिटी का पूछा जाना वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। देखो, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, थ्योरम अप्लाई करके आंसर निकालते हैं, एक एक स्टेप को क्लैरिटी के साथ समझने का प्रयास करना। अ लेटर इज टू कम फ्रॉम आइदर लंदन और क्लिफ्टन। एक लेटर का आना है लंदन से या क्लिफ्टन से, ठीक है। द पोस्टल मार्क ऑन द लेटर legibly shows two consecutive letters। आपको लेटर मिल गया, अब उसमें बाकी अक्षर नहीं दिख रहे थे लेकिन ओ एन दिख रहा था। अब ओ एन तो लंदन में भी हो सकता है, ये वाला ओ एन हो, क्लिफ्टन का भी क्या पता ये वाला ओ एन हो सकता है लंदन का या ये वाला ओ एन हो। तो ओ एन देख के तो आपके माइंड में जाएगा कि यार ये तो लंदन से भी हो सकता है, क्लिफ्टन से भी हो सकता है। यहां पे अपने को गेस करना है कि लंदन से वो लेटर आया हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लिफ्टन से वो लेटर आया हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज कम फ्रॉम लंदन, लंदन से वो लेटर आया उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए आप। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। लेटर क्या तो लंदन से आना था या क्लिफ्टन से आना था, आपको मिल गया लेटर, उस पे बाकी अक्षर नहीं दिख रहे, आपको ओ एन दिख रहा है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लंदन से आया हो, ठीक है। ध्यान से सुनना जरा, मैं जो बातें बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुना करो। मैं फिर रिपीट कर देता हूं जो थोड़ी देर पहले मैंने बात कही थी।
प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में नोटेशंस का इस्तेमाल करना सीख गए तो उस 5% जनता में आ जाओगे टॉप वाली, जिसको प्रोबेबिलिटी तमीज से आती है। बाकी जनता को प्रोबेबिलिटी आती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के साथ साथ उसमें गणित के सिंबल्स का प्रयोग करके प्रोबेबिलिटी को जानना, सेंस करके प्रोबेबिलिटी को जानना, ये भी भाषाएं अगर आप सीख गए तो प्रोबेबिलिटी का जो एडवांस तक का सवाल करेक्ट होने की हाई टेंडेंसी डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंबॉलिक लैंग्वेज में जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है और जो दी हुई है उनको लिख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जी मान लेते हैं इवेंट E1 एक इवेंट E2। इवेंट E1 का मतलब है लेटर का लंदन से आना, है ना। लेटर हैज कम फ्रॉम लंदन, लेटर हैज कम फ्रॉम लंदन, है ना। इवेंट E2 लेटर हैज कम फ्रॉम क्लिफ्टन। इवेंट E3 अकरेंस ऑफ ON, अकरेंस ऑफ ON, ON का दिख जाना। 3 इवेंट मान लिए। मुझको क्या निकालना है, मुझको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि लेटर मेरा लंदन से आया है, E1 की प्रोबेबिलिटी आपके साथ घटना E3 हो चुकी है। P1/3 निकालनी है जी अपने को, तो है ना। बेस थ्योरम का सवाल है, ON दिख चुका है, पीछे से पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि लंदन की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं। मैं तो फॉर्मूला याद भी कुछ यूं रखता हूं कि इसको फ्लिप कर दो, यूं करके इसको फ्लिप कर दो, E3/E1 कर दो, इनटू P1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसको कॉपी कर दो नीचे, है ना। देखो फॉर्मूला भी बन जाता है स्टाइलिश तरीके से। इसको कर दो नीचे कॉपी, और दिमाग में ये सोचो E1 जैसे और कितने इवेंट है, एक E2 है, उसके करस्पॉन्डिंग भी टर्म लिख दो। लंदन क्लिफ्टन के अलावा कुछ और भी होता, क्या होता, मेलबर्न होता है, नहीं मेलबर्न तो नहीं होता, और क्या होता, टंडन होता, कुछ भी होता। अगर मान लो वो भी होता तो भाई उसके करस्पॉन्डिंग भी एक टर्म लिख देते अपन। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला अपना। अब देखो लेटर जो है लंदन से डिस्पैच हुआ हो आधा चांस, क्लिफ्टन से डिस्पैच हुआ उसके तो आधे आधे चांस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज फिट कर देंगे। देखो लंदन से डिस्पैच हुआ हो आधा चांस है जी, क्लिफ्टन से वो डिस्पैच हुआ हो इसका भी आधा चांस है। ठीक है, लंदन से डिस्पैच हो चुका है और उस पे ON अपीयर हो जाए, तो यहां पे बात समझनी है, यहां पे भी गेम छुपा हुआ है। देखो लंदन जो है ना, लंदन दूसरे अक्षर रंग दूसरा इस्तेमाल करते हैं। लंदन जो है ना उसमें आप देखोगे तो देखो कंसेक्यूटिव 2 लेटर्स जो हैं LO ON ND DO ON, कंसेक्यूटिव 2 लेटर 5 प्रकार से उभर सकते हैं। ON के उभरने की संभावनाएं 2/5 हैं। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लंदन वाला ON उभरने की संभावनाएं 2/5 है, ये कह रहा हूं मैं आपको। लंदन वाला ON उभरने की संभावना और क्लिफ्टन वाला ON उभरने की संभावनाओं पर भी तो बात करेंगे अपन। तो E1 का मतलब लंदन वाला, E3 बोले तो ON, लंदन वाला ON उभरने की संभावना थी 2/5, है ना। क्योंकि यहां पे देखो 2 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 5। ठीक है, क्लिफ्टन में, अच्छा ये 2/5 हो गया, ये वैल्यू भी मेरी 2/5 हो गई। ठीक है, क्लिफ्टन की बात कर लेते हैं, क्लिफ्टन की बात कर लेते हैं, चलो अभी, है ना। ये लंदन की बात हो गई। क्लिफ्टन में क्या सीन है जी, देखो क्लिफ्टन में या तो CL, है ना, LI FT TO और ON। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी हैं, तो आउट ऑफ 6 ON उभरा होगा, है ना। तो इसकी जो संभावनाएं हैं वो 1/6 है जी। ठीक है, तो वैल्यूज देखो फिट हो गई, तो ये आंसर भी आ जाएगा, है ना।
तो ये कितना हो गया देख लो इसको कैलकुलेट करके, ये कैंसिल होके 1/5 डिवाइड बाय, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/5 प्लस 1/12, ऐसा कुछ सीन हो गया। तो ये 5 × 12 जो है ऊपर चला गया, नीचे हो गया 17, तो आंसर आ गया 12/17। 12/17 इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज मैंने फिट की हैं वो बात अपने को समझनी है ना, वैल्यूज का फिट होना, वैल्यूज का फिट करना और बेस थ्योरम की एक्सप्रेशन लिखना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। और ये जो इवेंट मैंने डिफाइन किए हैं ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी अंग्रेजी लिखी है उस अंग्रेजी को आप इवेंट्स की फॉर्म में उभार लो, उसके बाद पूछा किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, बना के फॉर्मूला करके वैल्यू फिट आंसर निकाल दो। मुझे तो इतनी बात समझ में आती है बस बेस थ्योरम में। ठीक है जी, चलें आगे। देखो क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे और फिर मैं एक और बात बताऊंगा आपको, है ना, उसके बाद सवाल करेंगे। अ बैग कंटेन 4 बॉल्स ऑफ अननोन कलर, एक बैग में 4 बॉल्स हैं, कलर मालूम ही नहीं। अब आंख बंद करके आपने एक बॉल ड्रॉ कर ली, या बॉल इज ड्रॉन, है ना, रेंडमली, ठीक है, और व्हाइट मिल गई। जैसे ही बैग में से बॉल व्हाइट मिल गई, आप सोचने लगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारी की सारी व्हाइट हो इसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि चारों व्हाइट प्रेजेंट थी और फिर मैंने जो है ये बॉल निकाली, जो है ये 1 आई है मेरे पास, क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों बॉल व्हाइट है इसमें। तो सवाल तो समझ में आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर व्हाइट, है ना, ऑल द बॉल्स आर व्हाइट, है ना। 4 बॉल्स हैं एक बैग में, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट वाज फाउंड टू बी व्हाइट। आउटकम पता चल गया, बेस थ्योरम का सवाल है, पीछे पूछी जाके प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बैग में चारों बॉल व्हाइट थी। ठीक है, ये एक सवाल है, इसको सोल्व करेंगे अपन। मैं एक अलग बात आपसे पूछ रहा हूं। देखो एक मैदान है, इस मैदान में खूब सारी भैंस और खूब सारी गायें हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है जिसमें 4 जानवर आ सकते हैं बस। क्या आ सकते हैं? 4 जानवर आ सकते हैं। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं आपको। रात को उठ के अचानक आपने 2 बजे उठ के सोचा, किसी ने आपको बता दिया कि इस कमरे में 4 जानवर फंसे हुए हैं। अचानक 2 बजे रात को आपको बताया ये किसने बात, आपने सोचना चालू किया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों भैंस हो इसके अंदर। कितनी प्रोबेबिलिटी है? हैं? कितनी प्रोबेबिलिटी है? है जी? 1/5 है, ये पूछ रहा हूं मैं। या तो 0 भैंस, या 1 भैंस, या 2 भैंस, या 3 भैंस, या 4 भैंस। 5 पॉसिबिलिटी है। हर पॉसिबिलिटी की बराबर बराबर संभावना है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो चारों भैंस हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। एक तो ये बात समझनी है। ठीक है जी, अब मैं सवाल बदल रहा हूं गाय और भैंस वाले सवाल से। अब मैं ये कह रहा हूं जब आपको पता चल गया था कि एक बॉल तो पक्का ही वाइट है, अब प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं। वो जो बॉक्स है मेरा, उस बॉक्स में, ये मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स में W1 का मतलब है 1 वाइट बॉल का होना। 1 वाइट मतलब एक ही, एग्जैक्टली एक वाइट बॉल। W2 इवेंट बना देता हूं मैं 2 वाइट बॉल का होना। 0 वाइट बॉल तो हो ही नहीं सकती भाई, क्योंकि आपको एक वाइट बॉल मिल चुकी है। 0 वाइट बॉल वाली कंडीशन तो हो गई खत्म, है ना। W3 3 वाइट बॉल्स, W4 4 वाइट बॉल्स। मैं ये कह रहा हूं उस बॉक्स में एक वाइट बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी, 2 वाइट बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी, 3 वाइट बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी और 4 वाइट बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी
बराबर हैं 1/4 के इक्वल होंगी। ये बात समझ अगर आ गई है तो फिर मैं आगे सवाल करूंगा सोल्व। अपने को ये बात समझ में आनी। भाई उस बॉक्स में व्हाइट बॉल का होना और ना होना बराबर प्रोबेबल है। समझ में आ रही है? तो एक व्हाइट बॉल हो, दो व्हाइट बॉल हो, तीन हो, चार हो, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बराबर है। बराबर है भाई। ठीक है। अब पूछा क्या है इसने? प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर व्हाइट। और मिल क्या चुका है? एक व्हाइट बॉल आ चुकी है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है चारों बॉल व्हाइट हो, गिवन दैट एक व्हाइट बॉल आ चुकी है, ये पूछी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? मैंने भी बताया था, इसको पलटी मरवा दो। W/W4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W4। इस टर्म को कर लो कॉपी, और इस जैसी टर्म्स और कितनी होंगी W4 के करस्पॉन्डिंग है, तो एक टर्म W3, W2, W1 के करस्पॉन्डिंग होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना व्हाइट बॉल की, तो टोटल प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की निकालनी है अपने को। तो ये देखिए जी, ये यहाँ पे मेरा बन गया फॉर्मूला, है ना। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू फिट करनी है, बस कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो वैल्यू में फिट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W4 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 1/4 है, इसकी 1/4 है, इसकी 1/4 है, इसकी 1/4 है। ठीक है। अगर चार व्हाइट बॉल हैं तो फिर व्हाइट बॉल निकल गई थी मेरी, वो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? 1। एक व्हाइट बॉल है और फिर व्हाइट बॉल निकले, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। दो व्हाइट बॉल हैं फिर व्हाइट निकले, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/4 नहीं है। तीन व्हाइट बॉल हैं और फिर एक व्हाइट बॉल निकल जाए, प्रोबेबिलिटी 3/4 है। चारों व्हाइट है और व्हाइट निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। वैल्यू समझ में आ गई कैसे फिट करनी है? तो मेरा आंसर आ गया, देखो 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 तो कैंसिल हो गया। आंसर आ गया 1/1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस 4/4। तो ये हो गया 1 + 2 3 3 3 6 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10/4 को पलटोगे तो 4/10 2/5 आंसर है क्या? हाँ, 2/5 आंसर। बात समझ में आ गई? तो इसको जब अपन ने सिंप्लीफाई किया तो 2/5 आंसर आ गया जी, है ना। 1/1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस 1, दिस विल बी 2/5। आई होप क्लियर होगा जो मैंने लिखा है। जो अंग्रेजी में लिखा था, इवेंट्स की भाषा में डिफाइन किया मैंने, उसके बाद किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो बात लिखी मैथमेटिकली। बेस थ्योरम का सवाल था, पता किया, बेस थ्योरम लिखी, वैल्यूज को फिट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है। W यहाँ पे इवेंट डिनोट कर रहा है अकरेंस ऑफ व्हाइट बॉल, अकरेंस ऑफ अ व्हाइट बॉल। क्लियर है? मुझे लगता है बेस थ्योरम के क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे अगर अपन फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये समझ आ गया बेस थ्योरम लगानी कैसे है, लगानी क्यों है, तो फिर तो क्वेश्चन कर लेंगे तो अपनी बेस थ्योरम पे पकड़ और मजबूत हो जाएगी। ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बेस थ्योरम के करने से बेस थ्योरम में और शानदार क्लैरिटी आती है। जो बेस्ट क्वेश्चन हम बेस थ्योरम के कर सकते हैं वो प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी।